हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट विथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट विथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब ये है कि हम ये समझेंगे कि जीन क्या है, जीन कहाँ से आई, इसका जेनेटिक्स से क्या रिलेशन है। इसके साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि जीन से आगे क्रोमेटिन कैसे बन रहा है, इसका ट्रांसफ़र आगे कैसे हो रहा है। उसके साथ हम इसका रिलेशन जीनोटाइप और फिनोटाइप से कैसे हो रहा है वो चीज़ पढ़ेंगे। इसके साथ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। तो जो जेनेटिक्स की और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो बारीकियां हैं उनको हम खोजने की कोशिश करेंगे, उनको हम बाहर निकालने की आज कोशिश करने वाले हैं। तो देखिए, हम अगर बात करें कि एक शुरुआती दौर की बात है कि जेनेटिक्स की शुरुआत होती कहाँ से है, या फिर ये समझ लो कि हमारी लाइफ की शुरुआत कहाँ से हो रही है, किस चीज़ से हो रही है। तो हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जीन। इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है जीन का। ये जीन क्या है? जीन से मैं आपको बताऊं कि जीन और डीएनए में एक छोटा सा डिफरेंस होगा। वो क्या डिफरेंस होगा कि मान लो हमारा ये एक डीएनए है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और इस डीएनए के अंदर एक छोटा सा रीजन है, मान लो यहां से लेके यहां तक ये एक रीजन है, ये सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ये जो रीजन है, ये रीजन क्या कर रहा है? सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ये सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं जीन। ये स्ट्रक्चर क्या बन गई? जीन बन गई। यानी कि डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का एक विशेष सीक्वेंस जो किसी पर्टिकुलर सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसको अपन क्या नाम देते हैं? जीन नाम देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे डीएनए के ऊपर हमारे जितने भी जीनोम की जीन्स प्रेजेंट होती हैं, और एक डीएनए है वो सभी जेनेटिक कैरेक्टर या आनुवांशिक लक्षणों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी कि डीएनए के ऊपर आनुवांशिक लक्षणों को कंट्रोल कर रहा है, वो आनुवांशिक लक्षणों को कंट्रोल कर रहे हैं जीन। और सभी जीन के कैरेक्टर, यानी सभी जीन मिलकर, सभी कैरेक्टर मिलकर के क्या बना देंगे? डीएनए बना देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए क्या हो रहा है? हमें पेरेंट से मिल रहा है। हमारे पेरेंट से हमें क्या मिल रहा है? डीएनए। एक्चुअल में वो जीन के फॉर्म में आ रहा है। हमारे पेरेंट से हमें क्या मिल रहा है? डीएनए मिल रहा है। और ये डीएनए क्या करेगा? आगे लक्षण को प्रकट करेगा। आगे लक्षण जो हमें दिखेंगे, हमारी बॉडी के अंदर दिखेंगे, जो भी हमारे अंदर ये लक्षण है, वो लक्षण कौन एक्सप्रेस कर रहा है? एक्चुअल में जीन एक्सप्रेस कर रहा है। इसका मतलब जेनेटिक्स में अपन यही तो बात करते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स से जो कैरेक्टर मिले, हम उसको जेनेटिक कैरेक्टर बोलते हैं। या हमें हमारे पेरेंट्स से जो न्यूक्लियस के थ्रू जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में आया, वो डीएनए आया। लेकिन उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जीन है। क्यों? क्योंकि एक कैरेक्टर को जीन कंट्रोल करता है, इसलिए हम जेनेटिक्स की क्या बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट। क्यों? क्योंकि हम जेनेटिक्स में यही तो पढ़ते हैं कि कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, और एक कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब वो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया। और एक कैरेक्टर को ट्रांसफर कौन कर रहा है? जीन कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली स्ट्रक्चर जो हो गई वो जीन बन गई। और सभी जीन कहां पर प्रेजेंट होती हैं? डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं। अब इस जीन का कॉम्बिनेशन हमारे न्यूक्लियस के अंदर है, और सभी जीन्स का कॉम्बिनेशन जो हमारे न्यूक्लियस में है वो होता है जीनोम। वो क्या है? जीनोम। और उसकी सीक्वेंस को अपन क्या नाम देते हैं? जीनोटाइप। उसकी सीक्वेंस को अपन क्या नाम देते हैं? जीनोटाइप। जीनोटाइप का एक्चुअल मीनिंग होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एलील। सभी एलील का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। तो देखिए, इन जीन को, सीधी सी बात है कि इन जीन की हमारे न्यूक्लियस में एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था को हम क्या नाम दे दिया? जीनोटाइप नाम दे दिया, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है। जीन से डीएनए बन गया। ये डीएनए एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। उस प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। उस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपट जाएगा, और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटेगा तो हिस्टोन प्रोटीन की स्ट्रक्चर आप जानते हो कि कुछ इस प्रकार से होती है कि एक प्रोटीन है, और प्रोटीन है इसका मतलब ये एमिनो एसिड से बनी हुई होती है। भाई प्रोटीन है, इसका मतलब ये किससे बनी हुई है? एमिनो एसिड से।
और ये इसकी स्ट्रक्चर मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। H2A, H2B, H3, H4, ये एक हिस्टोन का ऑक्टामर होता है। ये हिस्टोन का एक्चुअल में क्या होता है, ऑक्टामर। क्योंकि 3D स्ट्रक्चर यहां बन नहीं पाएगी, 4 स्ट्रक्चर आपको सब यूनिट बाहर दिख रही हैं और 4 सब यूनिट इनके पीछे की तरफ होती हैं। टोटल मिलाकर के 8 सब यूनिट हो जाती हैं। इस हिस्टोन की जब आप बात करोगे तो इसके अंदर आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड होते हैं। इस हिस्टोन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आर्जिनिन और लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए के ऊपर होता है फॉस्फेट ग्रुप। इसका मतलब इस डीएनए के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से नेगेटिव चार्ज, और हिस्टोन प्रोटीन पर आर्जिनिन और लाइसिन एमिनो एसिड की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है। आप जानते हो कि नेगेटिव और पॉजिटिव है उसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, सिमिलर फोर्स होगा तो या सिमिलर चार्ज होता है तो उसमें रिपल्सिव फोर्स लगता है, और इसमें कौन सा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। और अट्रैक्टिव फोर्स या अट्रैक्शंस की वजह से डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपट जाएगा, इस प्रकार की इस ऑक्टामर की स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इस स्ट्रक्चर को क्रोमेटोसोम बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे देते हैं, क्रोमेटोसोम, या आगे ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम भी बनाएगा, लेकिन फिलहाल इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, क्रोमेटोसोम। अब देखिए ये ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर जो है, ये ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर आगे फिर से दूसरा ऑक्टामर बनाएगा, और दूसरा ऑक्टामर बना करके मान लो फिर से ये एक ऑक्टामर है और इसके साथ में डीएनए फिर से लिपट जाता है। इससे डीएनए जो है वो फिर से लिपट जाता है, और इन दोनों ऑक्टामर को आपस में जोड़ने वाली एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको अपन बोलते हैं H1 हिस्टोन या लिंकर प्रोटीन या लिंकर हिस्टोन। ये क्या कर देगी, इनको आपस में जोड़ती चली जाएगी। इस प्रकार से जो आपका डीएनए है ये कंटिन्यूअसली ऑक्टामर से लिपटता हुआ चला जाएगा, और ये 6 स्ट्रक्चर यानी कि ये टोटल मिलाकर के 6 स्ट्रक्चर बन जाते हैं। उसको अपन कंबाइंडली बोल सकते हैं कि वो न्यूक्लियोसोम बन गया। ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसोम। और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है क्रोमेटीन। भाई इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, क्रोमेटीन होता है। ये स्ट्रक्चर क्या बन गई, क्रोमेटीन स्ट्रक्चर बन गई। क्रोमेटीन पर सीधी सी बात है, क्रोमेटीन के ऊपर डीएनए के ऊपर क्या है, हिस्टोन लिपट चुकी है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो धागे के समान होता है। तो पर अगर अपन सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझना चाहें तो अपन समझ सकते हैं कि जैसे मान लो एक चरखी है, चरखी के ऊपर अपन धागे को लपेटेंगे, डोर को लपेटेंगे, और अगर अपन ये देखेंगे, एक चीज देखेंगे कि पूरी डोर छत पे हो गई और हम उस पर चरखी पर लपेट देंगे तो उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, छोटे से एरिया में वो लिपट जाएगी। यही कॉन्सेप्ट यहाँ होता है। डीएनए अगर खुला रहेगा जीनोम में तो वो बिखरा हुआ रहेगा, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया घेरेगा, और उस सरफेस एरिया को कम करने के लिए क्या कर दिया कि उसको हिस्टोन के ऊपर लपेट दिया, ऐसे चरखी की तरह लपेट दिया, और लपेट दिया जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया कम हो गया, और इस हिस्टोन पर लिपटी हुई स्ट्रक्चर को नाम दे दिया क्रोमेटीन। अब देखिए क्रोमेटीन भी 2 प्रकार की होती है। एक क्रोमेटीन होती है यूक्रोमेटीन, एक जो क्रोमेटीन होता है उस क्रोमेटीन का क्या नाम देते हैं, यूक्रोमेटीन, और दूसरी क्रोमेटीन जो होती है हेटेरोक्रोमेटीन। ये भी बहुत सिंपल सी बात है। यूक्रोमेटीन और हेटेरोक्रोमेटीन में सीधी सी बात यह है कि ये जो डीएनए को आप पैक कर रहे हो, डीएनए को यहां पर हिस्टोन प्रोटीन पर लपेट रहे हो, ये बहुत ज्यादा टाइटली नहीं लिपटता, और टाइटली नहीं लिपटता तो क्या करोगे, उसके अंदर आप रेप्लिकेशन आराम से कर पाओगे, उस जेनेटिक मटेरियल का एक्सप्रेशन आराम से हो जाएगा। क्योंकि लूज होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे मान लो ये डीएनए लूज है, और लूज है तो आप जानते हो रेप्लिकेशन के अंदर बहुत सारे एंजाइम इसके अंदर आएंगे, बहुत सारे मशीनरी इसके अंदर जुड़ेगी, ये सब मिलकर के रेप्लिकेशन करेंगे। लेकिन अगर आपने डीएनए को टाइट पैक कर दिया तो यहाँ पर स्पेस नहीं बचेगा, और स्पेस नहीं बचेगा तो सीधी सी बात है उसका रेप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब डीएनए की 2 कंडीशन हो गई। एक तो डीएनए लूजली पैक है, और लूजली पैक है तो इसका मतलब उसका जो एक्सप्रेशन आराम से हो पा रहा है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आराम से हो पा रहा है, तो उसको नाम दे दिया भाई ये यूक्रोमेटीन है। वो क्या है, यूक्रोमेटीन। और अगर इसी क्रोमेटीन को आप आगे टाइट लपेट दोगे, टाइट कर दोगे, और ज्यादा टाइट कर दोगे, और ज्यादा टाइट कर दोगे, तो फिर अब इसका एक्सप्रेशन आराम से नहीं हो पाएगा, और एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा इसका मतलब रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, और ये नहीं हो पाएगा तो हम ये बोल देंगे कि ये नॉन एक्सप्रेसिव रीजन हो गया फिलहाल के टाइम पर, तो इसे हेटेरोक्रोमेटीन नाम दिया जाता है।
तो यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन कोई अलग अलग चीज नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आप यूक्रोमेटिन को टाइट पैक कर दो तो उसको हेटेरोक्रोमेटिन में बनाया जा सकता है, या हेटेरोक्रोमेटिन को आप वापस लूज कर दो तो वापस वो यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये एक सिचुएशन है, टाइम के अकॉर्डिंग कंडीशन है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीजें हैं। इसलिए देखिए क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन से आगे एक स्ट्रक्चर बन जाती है, और इस क्रोमेटिन से आगे स्ट्रक्चर क्या बन जाती है कि इसको न्यूक्लियस में बहुत सारे क्रोमेटोसोम बन गए और न्यूक्लियोसोम बन गया, उस क्रोमेटोसोम को और ज़्यादा कंडेंस कर देंगे। यानी कि जैसे कि मान लो आपके पास में छत पे 50 चरखियाँ बिखरी हुई हैं, और 50 चरखियाँ बिखरी हुई हैं, तो इसका मतलब पूरी छत को फिर से आपने घेर रखा है। तो आपने क्या कर दिया, उन चरखियों को एक बॉक्स के अंदर डाल दिया। इसका मतलब पहले तो आपने क्या किया कि पूरी डोर को वापस से चरखी पे लपेट दिया, सरफेस एरिया कम हो गया। अब आपके पास में क्या है कि बहुत बड़ी डोर है या बहुत सारी डोर है, तो आपके पास में बहुत सारी चरखियां हैं, और बहुत सारी चरखियां हैं तो आप क्या करोगे कि सारी छत पे बिखरी हुई हैं, इसका मतलब अभी भी थोड़ा एरिया उन्होंने ज़्यादा घेर रखा है। आप क्या करोगे, उसको एक बॉक्स में, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट हो गए, एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक आ गए। सेम काम यही किया जाता है कि इसको और ज़्यादा कंडेंस या और ज़्यादा टाइट कर दिया जाएगा, और ज़्यादा टाइट कर दिया जाएगा तो ये स्ट्रक्चर इस प्रकार की आपको दिखाई देगी। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। बीच में जो यहां पर बनता है इसको अपन नाम दे देते हैं सेंट्रोमियर, बीच वाली स्ट्रक्चर को सेंट्रोमियर। और ये जो स्ट्रक्चर बन गई है ये क्रोमोजोम बन गया। ये जो स्ट्रक्चर बनी है क्या बन गया, क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम बन गया, ये क्रोमोजोम बन गया। अब देखिए ये क्रोमोजोम इसलिए बन गया, इसको और ज्यादा टाइट इसलिए पैक कर दिया कि आपके न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरेगी, और बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरेगी तो ये आराम से पड़ी रहेगी, इसलिए इसे नेक्स्ट जनरेशन में आसानी से भेजा जा सकता है। इसलिए आपने इस जीन को, खुली जीन थी उसको डीएनए पे अरेंज हुई, डीएनए से ये क्रोमेटिन के फॉर्म में बनी, क्रोमेटिन से पहले यूक्रोमेटिन थी, हेटेरोक्रोमेटिन बना, और ज़्यादा आपने उसको कंडेंस कर दिया तो ये क्रोमोजोम बना। अब ये क्रोमोजोम क्या कर रहा है, छोटा सा एरिया है, इसलिए इसे नेक्स्ट जनरेशन में जाने में आसानी होगी। इसलिए ये न्यूक्लियस में हम बोलते हैं स्पर्म और ओवम दोनों का फ्यूजन होगा, और दोनों का फ्यूजन होगा तो इसमें ये क्रोमोजोम आसानी से चला जाएगा। और अगर हमने स्पर्म और ओवम का फ्यूजन इस डीएनए के साथ कर दिया तो इसका फ्यूजन अगर हो भी जाता तो जेनेटिक मटेरियल है वो आराम से मिक्स नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि एक व्यवस्था थी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, और अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो पाया तो हो सकता है कि उसका प्रॉपर फ्यूजन ही नहीं हो पाए। इसलिए इस सुविधा के लिए आपने क्या कर दिया, इसको क्रोमोजोम बना दिया। अब ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, या इस सेल को डिवीजन करना है तो 2 सेल बनाने हैं, तो 2 न्यूक्लियस बनाने हैं, तो भी इस क्रोमोजोम को बनाने में आपको क्या रहेगी, आसानी रहेगी। इसलिए नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन से मेरा मतलब ये भी हो गया कि सेल को डिवीजन करना है तो पुरानी सेल से नई सेल बनी है, इसका मतलब वो सेल भी नेक्स्ट जनरेशन में गई है। या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं स्पर्म और ओवम दोनों का फ्यूजन हो गया, एक नई प्रोजेनी बन गई, वो भी एक नई जनरेशन बन गई या नेक्स्ट जनरेशन बन गई। तो नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स को पहुंचाने में आसानी रही। कुल मिलाकर के हम ये बोलते हैं कि ये जीन यहां पर भी प्रेजेंट थी, ये जीन यहां पर भी प्रेजेंट थी। इसीलिए तो अपन बोलते हैं कि जीन क्रोमोसोम के जिस रीजन पर प्रेजेंट होती है, जैसे कि मान लो यहां का डीएनए का भी वो रीजन था, और यहां पर भी ये रीजन हो सकता है कि मान लो इस रीजन से लेके यहां पर आपको एक जीन मिले, इसी को तो आपने लोकस नाम दिया था। इसको आपने क्या नाम दिया, लोकस नाम दिया था कि ये एक लोकस है। लोकस का मतलब सीधी सी बात है कि क्रोमोसोम के एक फिक्स रीजन के ऊपर जीन की साइट होती है, उस जीन की लोकेशन या साइट को क्या नाम देते हैं, लोकस नाम दे दिया। तो इस प्रकार से ये क्रोमोसोम क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन के जाने के बाद में जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट जब डिवीजन करेगा तो इसका मतलब क्या करेगा कि आपको हर चीज की नंबर बढ़ानी पड़ेगी, जेनेटिक मटेरियल को भी बढ़ाना पड़ेगा। और जेनेटिक मटेरियल बढ़ता किस प्रोसेस से है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस से। तो फिर से क्रोमोसोम को आपको उल्टी चीजों में चलाना है, यानी फिर से क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बन जाएगा, क्रोमेटिन से फिर से जीन, और जीन एक्सप्रेस होगा, रेप्लिकेशन वगैरह होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि काम तो इस फॉर्म में हो रहा है, जो काम है वो इस फॉर्म में हो रहा है, लेकिन आपको इस चीज को मेंटेन इसी फॉर्म में रखना पड़ेगा जिससे सेल का डिवीजन आसानी से हो जाए और ये कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में आसानी से चले जाएं। तो देखिए ये तो एक जेनेटिक्स का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि नेक्स्ट जनरेशन में चीजें किस प्रकार से जा रही हैं। इसी के साथ अपन ये देखते हैं कि
एलील क्या होती हैं, और अपन एक चीज ये भी देखते हैं कि भाई कई बार अपन से ये पूछ ले कि स्पर्म और ओवम, इसको अपन बोलते हैं हैप्लॉइड। तो आप जानते हो कि स्पर्म और ओवम हैप्लॉइड होता है, लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है? किसी बच्चे से पूछ ले कि भाई इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, ये तो बताओ। तो हैप्लॉइड का मतलब या डिप्लॉइड का मतलब सीधी सी बात यह है कि आपके पास में जेनेटिक मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से, और जेनेटिक मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो अपन ये बोलते हैं कि टी ये एक जीन है, और इसकी ये जो अलग अलग चीजें हैं ये हैं एलील, यानी इस एक जीन में कितनी एलील हैं? 2। इसका मतलब हमारे सेल के अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डबल है। क्या है? डबल। डबल होने से मेरा क्या मतलब हो गया कि आपके पास में एक जैसे क्रोमोसोम कितने हैं? एक जैसे क्रोमोसोम कितने हैं? 2। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, लेकिन हम ये भी बोलते हैं कि 23 पेयर है फीमेल के केस में। अगर मेल के केस में बोलोगे तो आप ये बोल दोगे 22 + XY। लेकिन हमने इसको पेयर क्यों कहा? पेयर इसलिए हमने कहा कि 2 क्रोमोसोम पर एक जैसी इंफॉर्मेशन है, इसलिए एक्चुअल की इंफॉर्मेशन कितनी? 23। बाकी जो 23 हैं वो उन 23 जैसे हैं, इसका मतलब कॉपी है। तो एक जैसे क्रोमोसोम कितने हो गए? 2। इस एक जैसे क्रोमोसोम को ही अपन नाम देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। एक जैसे क्रोमोसोम को क्या नाम देंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो हमारे अंदर एक जैसे क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 2। इसलिए हम अपने आप को कहते हैं डिप्लॉइड। अपने आप को क्या कहेंगे? डिप्लॉइड कहेंगे। इस डिप्लॉइड की जब आप बात करोगे तो जब स्पर्म और ओवम बनने की बात आएगी, स्पर्म और ओवम बनने की बात आएगी, तो आप जानते हो कि स्पर्म और ओवम के अंदर मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इन दोनों क्रोमोसोम में से कोई एक क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, और कोई एक क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, यानी कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम थे, उसमें से एक होमोलोगस क्रोमोसोम चला जाएगा और एक होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं जाएगा। इसका मतलब यहां पर क्रोमोसोम की संख्या आधी हुई है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल की अमाउंट या जेनेटिक मटेरियल की क्वांटिटी आदि नहीं हुई। जेनेटिक मटेरियल तो उतना ही है जितना पहले था, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि एक जैसे 2 क्रोमोसोम थे, तो आपने एक क्रोमोसोम भेज दिया, एक क्रोमोसोम को नहीं भेजा, कोई दिक्कत नहीं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन उतनी की उतनी चली गई। इसलिए देखो स्पर्म और ओवम है, इसमें आपने एक एक क्रोमोसोम भेज दिया। अब इन दोनों का वापस से फ्यूजन होगा, और वापस से फ्यूजन होगा तो फिर से एक जैसे क्रोमोसोम कितने हो गए? 2। इसका मतलब हमारा जाइगोट फिर से क्या बन गया? डिप्लॉइड। जो जाइगोट था वो फिर से क्या बन गया? डिप्लॉइड बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर एक जैसे 2 क्रोमोसोम हैं, एक तो हमारी मदर से आया और एक हमारे फादर से आया। एक फादर से क्रोमोसोम आ रहा है, एक मदर से, यानी एक स्पर्म से क्रोमोसोम आ रहा है, एक ओवम से क्रोमोसोम आ रहा है। इस वजह से हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं? डिप्लॉइड बोल रहे हैं। यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनके अंदर आप ये कंडीशन देखोगे, विशेष कंडीशन जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहां पर आप ये देखोगे कि स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा, जहां पर अर्धसूत्री विभाजन भी होगा, यानी मियोसिस भी होगा और माइटोसिस भी होगा। मियोसिस के प्रोसेस से गैमिट बनेंगे, यानी स्पर्म और ओवम, और माइटोसिस के प्रोसेस से जाइगोट से आगे की बात, यानी हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी। तो माइटोसिस की क्या होगी? बॉडी की ग्रोथ, और मियोसिस के अंदर स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में 2 प्रकार की सेल हैं। एक सेल है वो जिनको अपन नाम देते हैं जर्म सेल, और एक सेल है जिसको अपन नाम देते हैं सोमेटिक सेल। तो जर्म सेल्स का जो काम होता है, जर्म सेल का काम होता है कि गैमेट्स का फॉर्मेशन करना, स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन करना, जिसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है। सोमेटिक सेल का काम होता है बॉडी की ग्रोथ कराना। जैसे कि मान लो हमारी शुरुआत हुई तो स्पर्म और एग के फ्यूजन से हुई, फर्टिलाइजेशन से हुई, उससे जाइगोट बन गया, जाइगोट से हमारी इतना बड़ा शरीर बन गया, ये माइटोसिस से, समसूत्री विभाजन से हुआ। इसको अपन बोलते हैं सोमेटिक सेल्स।
यानी कि इतनी बॉडी की ग्रोथ हुई है वो किससे हुई है, सोमेटिक सेल्स। अब हमारे अंदर फिर से अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे अगर मेल है तो उसमें स्पर्म बन जाएगा और फीमेल है तो उसमें ओवम बन जाएगा। इस प्रकार से उनसे फिर से एक नई प्रोजेनी बन जाएगी, फिर से उससे माइटोसिस होकर सोमेटिक सेल होकर बॉडी की ग्रोथ हो गई। इस प्रकार से चाहे हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है या फिर हमारी बॉडी की रिपेयरिंग हो रही है तो उसमें माइटोसिस होता है, यानी कि जैसे क्रोमोसोम है वैसे के वैसे रखते हैं, क्योंकि एक सेल से दो सेल बनाओगे वहां पर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं करोगे कि दो अलग अलग प्रकार की सेल का फ्यूजन करके एक सेल बना रहे हो, वहां ऐसा नहीं होता। और एक सिंपल सी सेल है सोमेटिक सेल्स में कि एक सेल है उससे आपको दो सेल बनानी है, इसका मतलब जो अमाउंट है उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको आप उतना का उतना ही रखोगे, इसलिए उसका नाम दे दिया जाता है डिवीजन का समसूत्री विभाजन। अब देखिए यहां पर अपन एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, यह कॉन्सेप्ट है कि इस जीन था, ये जीन से इंफॉर्मेशन, यानी हमने ये बात बोल दी कि हमें जो भी कैरेक्टर्स मिले हैं वो हमारे पेरेंट्स से मिले, लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि आपके अंदर ये जो कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं ये किस फॉर्म में हैं, आपने ये बात तो बोल दी कि कैरेक्टर्स जो आपको मिले हैं वो आपके पेरेंट्स से मिले हैं और वो डीएनए के फॉर्म में या जीन के फॉर्म में आपको मिले हैं, लेकिन क्या जीन अब आपको दिखाई दे रही है? तो भाई हमको जीन तो दिखाई नहीं देगी। हाँ, आप इस चीज को फाड़ फूड़ के न्यूक्लियस के अंदर जाके देखोगे तो आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन अपन ऐसा तो कर नहीं सकते कि किसी आदमी को पकड़ के हमने उसका न्यूक्लियस चीर के देखा, यहां पॉसिबल नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या कैरेक्टर जो आपको अब दिखाई दे रहे हैं क्या वो जीन के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं? नहीं, जीन से कैरेक्टर ट्रांसफर हुए हैं, हमारे पेरेंट्स से हमें जीन के फॉर्म में कैरेक्टर मिले हैं, लेकिन अब जो कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं वो जीन के फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे। अभी देखेंगे किस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। जीन ने वो कैरेक्टर जो हैं वो ट्रांसफर किए, पहले जीन ने अपनी जैसी एक कॉपी बनाई, उस प्रोसेस का नाम दे दिया रेप्लिकेशन। उस प्रोसेस का क्या नाम दे दिया? रेप्लिकेशन। यानी कि एक जीन थी वो दो जीन बन गई, एक डीएनए था दो डीएनए बन गया। उसके बाद में रेप्लिकेशन की प्रोसेस के बाद में उस इंफॉर्मेशन को, हमें हमारे पेरेंट्स से जो इंफॉर्मेशन मिली है उस इंफॉर्मेशन को हम आरएनए पर ट्रांसफर करते हैं, जिसका अपन ने नाम दे दिया भाई ये एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गई तो ये जो प्रोसेस थी वो ट्रांसक्रिप्शन बन गई। ये प्रोसेस क्या बन गई? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बन गई। अब ये एमआरएनए से आपने इंफॉर्मेशन जो थी वो प्रोटीन पर ट्रांसफर कर दी। एक्चुअल में आपने एमआरएनए से इंफॉर्मेशन थी वो कहां ट्रांसफर कर दी? प्रोटीन के ऊपर आपने ट्रांसफर कर दी, यानी प्रोटीन के फॉर्म में ट्रांसफर कर दी। अब प्रोटीन वो काम करना शुरू कर देगी, प्रोटीन वो काम करना शुरू कर देगी। वो हो सकता है किसी हार्मोन के फॉर्म में आपकी बॉडी में काम कर रही है, हो सकता है एंजाइम के फॉर्म में काम कर रही है, हो सकता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन के फॉर्म में काम कर रही है, और हो सकता है कि किसी अदर फॉर्म में काम कर रही है। लेकिन ये काम एक्चुअल में कौन कर रहा है? प्रोटीन कर रही है। हमारे बाल जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, लेकिन ये केराटिन प्रोटीन के बने हुए हैं, यानी इससे रिलेटेड जीन तो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है, लेकिन इससे जो प्रोटीन बना है, केराटिन बना है, ये हमारे साइटोप्लाज्म में बना है। हमारे स्किन का कलर मेलानिन पिगमेंट की वजह से दिख रहा है आपको, जो दिखाई दे रहा है स्किन का कलर हो गया, जो बॉडी के सारे कैरेक्टर्स मान लो ये सभी प्रोटीन की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। सभी कैरेक्टर्स किस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं? प्रोटीन के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए इसको अपन नाम देते हैं फिनोटाइप। इसको अपन ने क्या नाम दे दिया? फिनोटाइप, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप फिनोटाइप कहलाता है। जीनोटाइप का एक्सप्रेशन होना फिनोटाइप कहलाता है। जो फिनोटाइप कौन दिखा रहा है? प्रोटीन दिखा रहा है। जीनोटाइप कौन दिखा रहा है? जीन दिखा रहा है। तो जीन का एक कॉम्बिनेशन था, वो जीन ने कॉम्बिनेशन से एक प्रोटीन बन गया और प्रोटीन ने कैरेक्टर दिखाना शुरू कर दिया। इसको क्या नाम दे दिया? फिनोटाइप। यानी जो भी चीज आपको बाहर से दिखती है, जो दिखाई दे रहा है, उसको फिनोटाइप बोलते हैं। इसका मतलब फिनोटाइप वो है जो आपको चीजें दिख रही हैं। फिनोटाइप क्या है? वो है जो आपको चीजें दिख रही हैं, और जो भी आपको काम होता हुआ दिख रहा है वो कौन कर रहा है? प्रोटीन कर रहा है। जैसे हमने एक बात बोल दी कि भाई हमारी बॉडी की जो ग्रोथ हुई है वो आपको दिखी है, और बॉडी की जो ग्रोथ हुई वो दिखी है तो वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से दिखी है। इसका मतलब ग्रोथ हार्मोन किसका है? प्रोटीन का बना हुआ है। आज आप ये बोल सकते हो कि आप खाना खा रहे हो, उससे आपकी शुगर प्रॉपर बैलेंस है, सारा सिस्टम बॉडी का आपका बढ़िया काम कर रहा है, बॉडी में प्रॉपर एनर्जी बन रही है, एनर्जी आराम से काम आ रही है, बॉडी बहुत बढ़िया चल रही है। इसका मतलब हो सकता है कि उस सब का हार्मोन्स का रोल उसमें होता है। इंसुलिन का हो सकता है, ग्लूकागोन का हो सकता है। इसका मतलब ये मैनेज कौन किए हुए है? प्रोटीन किए हुए है। और प्रोटीन की सूचना कहां से आई? जीन से। प्रोटीन की सूचना कहां से आई?
जीन से ये सूचना आई। इस प्रकार से जीनोटाइप जो है वो फिनोटाइप के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। और जब प्रोटीन की जब आप बात करोगे तो प्रोटीन जो बनी हुई होती है वो एमिनो एसिड से बनी हुई है। प्रोटीन जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? एमिनो एसिड से बनी हुई है। इसीलिए आप ये बोलोगे भाई प्रोटीन रिच डाइट लेते हो, प्रोटीन रिच डाइट आपके कोई काम की है? वो प्रोटीन जो खा रहे हो, चाहे आप किसी सब्जी से खा रहे हो, हरी सब्जी से, फल फ्रूट, मतलब कोई भी प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हो, वो प्रोटीन क्या आपके काम की है? वो प्रोटीन आपके काम की नहीं है, क्योंकि प्लांट का जो जीनोटाइप था अलग था, आप एनिमल्स हो, आपका जीनोटाइप अलग है। तो आप क्या करोगे? उसको खाओगे और खा करके वो आपकी एलिमेंट्री कैनाल में जाएगी, और एलिमेंट्री कैनाल में प्रोटीएज एंजाइम होते हैं। वो प्रोटीएज एंजाइम क्या करते हैं? उनको एमिनो एसिड में तोड़ देते हैं, और उन एमिनो एसिड को आप एब्जॉर्ब करते हो, यानी आपके ब्लड में आते हैं, और वो एमिनो एसिड ब्लड में आकर के सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। जहां सेल के साइटोप्लाज्म में आपने एमिनो एसिड को इकट्ठा कर लिया, उसके बाद में आपके पास में एमआरएनए है, और एमआरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन है जेनेटिक कोडोन के रूप में। अब आप जेनेटिक कोडोन के बारे में जानते होंगे, या अगर नहीं जानते तो अपन इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे जब मौका मिलेगा। जेनेटिक कोडोन के रूप में है, और प्रत्येक जेनेटिक कोडोन की एक सीक्वेंस है। इस प्रकार से मान लो 20 जेनेटिक कोडोन है। 20 जेनेटिक कोडोन का मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि मान लो ये UGC या UCA, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जेनेटिक कोडोन की एक विशेष सीक्वेंस है, और ये जेनेटिक कोडोन की विशेष सीक्वेंस कहां से मिली? आपको डीएनए से मिली। तो जेनेटिक कोडोन की विशेष सीक्वेंस है, जिस जेनेटिक कोडोन की सीक्वेंस है वैसे वैसे आप एमिनो एसिड को अरेंज करते चले जाते हो। यानी कि जेनेटिक कोडोन क्या होते हैं कि एक जेनेटिक कोडोन के लिए एक एमिनो एसिड कोड होता है, यानी कि जैसे 50 जेनेटिक कोडोन है एमआरएनए पर, तो 50 एमिनो एसिड का एक प्रोटीन बन जाएगा, और उसी अरेंजमेंट की वजह से क्या हो जाएगा? प्रोटीन बनकर के वो प्रोटीन काम करना शुरू कर देगा। इसका मतलब हम ये श्योर कह सकते हैं कि प्रोटीन का रिलेशन जेनेटिक से होता है। प्रोटीन का रिलेशन किससे होता है? जेनेटिक से होता है। लेकिन आप जो प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हो, वो प्रोटीन के लिए रॉ मटेरियल को ले रहे हो। वो प्रोटीन के लिए क्या ले रहे हो? रॉ मटेरियल को ले रहे हो, यानी एमिनो एसिड के फॉर्म में वो उसको आप काम में ले रहे हो। उन एमिनो एसिड को क्या करोगे? जेनेटिक कोडोन के थ्रू आप अरेंज करके उससे आप अपना प्रोटीन बना लोगे। यानी आपने प्लांट का प्रोटीन खाया, लेकिन उन प्रोटीन को एमिनो एसिड के फॉर्म में तोड़ करके आपके साइटोप्लाज्म में आए, अब आपका प्रोटीन बनेगा। इसलिए प्रोटीन रिच डाइट लेनी जरूरी है, लेकिन उस प्रोटीन के लिए जो इंफॉर्मेशन आई है वो हमारे पेरेंट्स से आई है। तो इस प्रकार से हम ये एक बहुत सारी बातें तो देखिए बहुत सारी हैं, लेकिन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करी है कि किस प्रकार से हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक विशेष बात ये समझने की कोशिश करते हैं कि जीन से जो प्रोटीन बना है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स काम कर रहे थे, उन सब किन चीज़ों का रोल है, किस किस प्रकार से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, ये अपन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बात कर लेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स से ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर हुआ है, किस प्रकार से ये हमारी बॉडी में ट्रांसफर हुआ है, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, जीन, ये सब डीएनए, ये सब कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीज अपन जेनेटिक्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर इसी का प्रोडक्ट जो बनता है वो प्रोटीन बनता है। अब ये प्रोटीन एक हार्मोन के फॉर्म में काम कर सकता है, एक एंजाइम के फॉर्म में काम कर सकता है, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन के फॉर्म में काम कर सकता है, या कोई और काम कर सकता है। इसका मतलब ये प्रोटीन किस प्रकार से एक्सप्रेस हो रहा है, किस प्रकार से ये काम कर रहा है, ये बातें अपन एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ लेते हैं। ये बातें अपन कहां पढ़ लेंगे? एनिमल फिजियोलॉजी में। और अगर मान लो इस जीन के अंदर कोई चेंज आ गया, यानी कोई बेनिफिशियल चेंज हो सकता है या कोई गड़बड़ चेंज हो सकता है, जैसे आपका नुकसान हुआ हो, ये चेंज आ गया और इस जीन में कोई चेंज आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि जेनेटिक कोडोन में चेंज आएगा, और जेनेटिक कोडोन में चेंज आएगा इसका मतलब प्रोटीन के अंदर चेंज आएगा, और प्रोटीन के अंदर चेंज आएगा इसका मतलब हो सकता है कि आपको एक कोई बढ़िया सा करेक्टर, नया करेक्टर मिल गया, यानी नई प्रोटीन बनी, इसका मतलब एक नया करेक्टर बन गया, और नया करेक्टर बन गया तो आपको मजा आ गया, आपका कोई सुविधाजनक बात बन गई, सुविधाजनक करेक्टर मिल गया। इसको अपन बोलते हैं इवोल्यूशन। इसको अपन क्या बोल देंगे? इवोल्यूशन। की आपके पेरेंट्स से कोई जीन में म्यूटेशन था, वो बेनिफिशियल, हम बुरी नहीं सोचेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे, जो म्यूटेशन आया वो क्या था? बेनिफिशियल म्यूटेशन था। वो म्यूटेशन आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो गया, और आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो गया तो आपके अंदर एक नया कैरेक्टर मिल गया। इसी को अपन क्या नाम देते हैं? इवोल्यूशन।
तो ये कुल मिलाकर के इन चीज़ों का आपस में क्या रिलेशन है और ये कितनी मज़ेदार चीज़ें हैं। जैसे कि अपन बोलते हैं हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, किस प्रकार से स्पर्म बन रहा है, किस प्रकार से ओवम बन रहा है, उनको अपन डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ लेते हैं। इस प्रकार से जो हमारी लाइफ साइंस है वो बहुत मज़ेदार साइंस है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश की थी कि आप में किसी भी प्रकार की बारीक बारीक चीज़ें हैं ये कई बार हमारे दिमाग में नहीं आती, इसलिए हम इसको सिंपल वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।